हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स बिहार दरोगा 2021 के लिए। हम टारगेट कर रहे हैं बिहार दरोगा 2021 पीटी को, और उसके रिगार्डिंग में हमारा महेश कुमार वर्मा वन लाइनर बुक से हमारा ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। इसमें हमने कल रात जो हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी वो आई थी संवैधानिक विकास के रिलेटेड पॉलिटी से, और फिर सुबह हमारी हिस्ट्री की वीडियो आई जिसमें स्लेव डायनेस्टी और मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में हमने पढ़ा। और अभी जो हमारी अब वीडियो इस पे आ रही है वो है ज्योग्राफी की, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी हम देखेंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल होगा, ब्रह्मांड और सौरमंडल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम फटाफट से ये जो क्रैश कोर्स है इसमें हम वही सारे टॉपिक्स देखेंगे जो एग्जाम रेलिवेंट हैं, और मैं आपके लिए बिल्कुल फिल्टर करके छाट छाट के बिल्कुल ही टॉपिक्स आपके लिए मैं ला रहा हूँ। चलिए बिना देरी किए फटाफट से ये जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो बनाया गया है, पहले ये हमारे जो ग्रह हैं ये कैसे दिखते हैं पहले तो ये देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे सूर्य देवता आ जाते हैं, फिर बुध हैं सबसे नज़दीकी सूर्य के, उसके बाद शुक्र है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ आता है, ठीक है। सूर्य से दूरी के मामले में बोले तो तीसरे नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे ये मंगल आता है। फिफ्थ नंबर पे बृहस्पति आता है और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये ग्रह भी है। फिर सिक्स्थ नंबर पे शनि, सेवेंथ पे अरुण और एट्थ पे वरुण। अब देखिए यहाँ पे इसको याद करने के लिए ना, इनको याद करने के लिए एक बहुत मस्त सा ट्रिक भी दिया हुआ है, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो याद करने का ट्रिक है, देखिए माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस अ नट्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स है। देखिए माई में आप मर्क्यूरी यहाँ पे सेट करेंगे, वेरी फॉर वीनस हो जाएगा, एफिशिएंट फॉर अर्थ हो जाएगा, मदर फॉर मार्स हो जाएगा, जस्ट फॉर जुपिटर हो जाएगा, सर्व फॉर सैटर्न हो जाएगा, अस फॉर यूरेनस और नट्स फॉर नेपच्यून। तो ये था एक छोटा सा ट्रिक, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से यहाँ पे ट्रिक बनाया गया है। ये बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अब यहाँ से उठती हैं कुछ, अब उनको फटाफट से क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का अत्यधिक संघनन एवं अधिकत उच्च तापमान वाले एकल शुभ पिंड अथवा बिंदु के रूप में, जिसे क्या बोलते हैं, सिंगुलैटरिड, ठीक है, सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ जिसको हम बिग बैंग की थ्योरी, है ना, महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग की थ्योरी। इसके बाद ब्रह्मांड का प्रसार यानी कि फैलाव जो है अनावृत जारी है, मतलब अभी भी ये फैलाव हो ही रहा है, और ये बिल्कुल ही मतलब कि इसका कोई नाप तौल नहीं है, और ये बिल्कुल फैलाव जारी है। आज भी ब्रह्मांड का फैलाव जारी है। किस वजह से? महाविस्फोट सिद्धांत की वजह से। सबसे ज़्यादा जो माना जाने वाला जो सिद्धांत माना गया है वो महाविस्फोट का सिद्धांत को ही माना गया है, बिग बैंग थ्योरी को माना गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए महाविस्फोट सिद्धांत, ये जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, किससे संबंधित है, किसने ये दिया है? तो ये पहले तो समझ जाइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसी जितने हमारे साइंटिस्ट हैं ख्याति प्राप्त, वो बोलते हैं बिग बैंग की वजह से ही, महाविस्फोट की वजह से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और इसका आज भी विकास जारी है, ठीक है। अब देखिए तारों का रंग किसका सूचक होता है? सूर्य भी हमारा एक तारा है, और इसका भी कलर कैसा है? येलो सा है, ठीक है। तो ये किसका सूचक होता है? उसके ताप का सूचक होता है, ठीक है। इसके कलर जैसे जैसे चेंज होते हैं ना, तो इसका ताप का घटना बढ़ना ये बताता है, ठीक है। याद रखें हमेशा, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो उसके ताप का। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे ज्यादा निकट का जो तारा है वो है सूर्य, जैसा कि मैंने। अब आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी यहाँ बातें, ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, जो लोगों की सोच अवधारणा है वो ये बात करनी है, ठीक है। खगोल शास्त्री पहले देख लेते तो क्लाउडियम टॉलमी, ठीक है। टॉलमी के बारे में आपने नाम सुना होगा, इनका पूरा नाम है क्लाउडियम टॉलमी। ये यूनान के थे, मिस्र यूनान के थे, ठीक है। क्लाउडियम प्लॉटमी, ये मतलब जो टॉलमी है, इन्होंने 140 ईस्वी पूर्व जो है इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत दिया था? इसने ही सबसे पहले भू केंद्रित अवधारणा यानी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा के हिसाब से पृथ्वी जो है ना ब्रह्मांड के केंद्र में है, तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉलमी ने यह सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 140 ईस्वी में दिया था, कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के बीच में है, ठीक है। पृथ्वी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी सारे जो सूर्य उर्य है ना इसके चारों ओर ऐसे ऐसे ये सब घूमते हैं। ये टॉलमी ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद आए निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। ये पोलैंड के थे। कहाँ थे? पोलैंड के थे। निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने 1543 ईस्वी पूर्व के बाद, मतलब आप समझ जाइए कि लगभग मतलब 1200-1300 सालों तक इनके जो ये सिद्धांत है टॉलमी का, किसी ने इनको चैलेंज नहीं किया। 1500 मतलब 1300-1400 साल के बाद आए कॉपरनिकस साहब। इन्होंने अपनी पुस्तक
कॉमेंटेरियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा है, मतलब इन्होंने कहा कि हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। क्या बताया कि इसके अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य है, ठीक है। और इनके इस कॉन्सेप्ट के बाद से ये टॉलमी का जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया, बैंग हो गया, टूट गया ये, ठीक है। इन्होंने ही ये बोला कि पृथ्वी के ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और बाकी सारे जो ग्रह हैं इनके चक्कर काटते। तो कहीं ना कहीं ये इनसे थोड़े से सटीक थे, लेकिन अभी भी पूरे ये सटीक नहीं थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक नीचे नोट है, वो देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंथेयर ने करा था। किसने? जॉर्ज लेमेंथेयर ने। और इन जॉर्ज लेमेंथेयर के द्वारा जो है बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत ये कहा गया, ये बताया गया जॉर्ज लेमेंथेयर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो ये अंडाकार या सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, ठीक है, ऐसे टाइप की है, ये वाली बात है, ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्री का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही टॉलमी के बाद कॉपरनिकस नहीं बताया था कि सेंटर में क्या है, सन है, बाकी सब इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है, इन्होंने बताया था। पृथ्वी गोलाकार है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो पृथ्वी जो है गोल है, गोलाकार है, बिल्कुल ऐसा ये कहा था पाइथागोरस ने, ठीक है। पाइथागोरस ने ये सिद्धांत दिया था कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है? मंदाकिनी यानी हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकने वाला और ठंडा जो तारा है वो है ओरियन नेबुला, ठीक है। ओरियन नेबुला जो है हमारे गैलेक्सी का सबसे ठंडा और चमकने वाला तारा है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की जो आयु है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगर तारा जितना ज़्यादा गर्म है उसमें से जितना ज़्यादा ऊष्मा निकल रही है, जितना ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, मतलब वो उतना ही यंग है। और उसकी एनर्जी जैसे जैसे ठंडी पड़ती जाती है, ठीक है, ठंडी होती गई, मतलब कि वो अपने ओल्ड एज की ओर जा रहा है। हमारा जो सन है वो लगभग उसकी जो है उसने अपनी आधी उम्र जी ली है, अब उसकी आधा उम्र और भी बाकी है, ठीक है। और इनका जो सन का जो एज बताया जाता है वो लगभग 10 करोड़ साल बताया जाता है, और लगभग हमारे सन ने लगभग 4.5-5 करोड़ साल का ये जो है ड्यूरेशन इसने अपना पूरा कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। देखिए, सूर्य से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं, इनके हम ध्यान देंगे। सूर्य से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है? 14.70 करोड़, ठीक है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य की कितनी है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। यहाँ न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, यहाँ अधिकतम दूरी, मैक्सिमम दूरी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी से औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस की बात की जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की। सूर्य का व्यास की बात करी जा रही है तो यह है 13,92,000 किलोमीटर का इसका व्यास है सूर्य का। आयतन की बात की जाए तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है आयतन सूर्य का, मतलब सोचो कितना बड़ा है सूर्य, ठीक है। द्रव्यमान की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना अधिक है द्रव्यमान सूर्य का। तलीय गुरुत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी से 28 गुना अधिक है, ठीक है। तलीय गुरुत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी से कितना? 28 गुना अधिक है। केंद्रीय घनत्व की बात करें तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है केंद्रीय घनत्व हो जाता है सूर्य का पृथ्वी की तुलना में, ठीक है। रासायनिक संगठन की बात करें तो हाइड्रोजन इसमें 71% है, हीलियम 26% है, और अन्य तत्व जो है इन दोनों के अलावा 2.5% के आसपास इसमें मिलते हैं। फोटोस्फेयर ताप की बात करते हैं तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है सतह की ताप, यानी कि ये जो है ना, ये सन है तो इसके जो ये सतह है ना, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अभी तो यहाँ सेंटर वाला टेम्परेचर अभी बाकी है, ठीक है। देखिए, केंद्र का ताप की बात की जाए, अब आ गया सेंटर का ताप, केंद्र का ताप की बात की जाए तो ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। सूर्य के धब्बे का ताप, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के धब्बे का ताप। ऊर्जा उत्सर्जन जो होती है 10⁻26 जूल सेकेंड, है ना, ये होता है, स्पीड होता है इसके ऊर्जा उत्सर्जन का। केंद्रीय दबाव जो होता है 1 अरब एटमॉस्फेयर के आसपास आका गया है केंद्रीय दबाव सूर्य का। अक्ष पर घूर्णन अवधि की बात की जाए सूर्य की तो 25.38 दिन, यानी मध्य रेखा के सापेक्ष 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष, ठीक है। सूर्य की आयु की बात की जाए तो जैसा अभी मैंने बताया 5 बिलियन वर्ष लगभग ये जी चुका है सूर्य, यानी अपनी आधी आयु ये सूर्य जी चुका है। और सामान्य तारे का जो संभावित जीवन काल होता है 10 मिलियन वर्ष होता है, जैसा कि मैंने बताया था 10 मिलियन वर्ष होता है, और ये आधा अपना जी चुका है सूर्य, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो 10 × 10⁸ मिली सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर मिली सेकेंड, आप एक तरीके से इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र
की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लग जाता है? तो लगभग 25 करोड़ साल लग जाता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो न्यूक्लियर फिजन से, यानी नाभिकीय संलयन से ये सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई। ठीक है, अब देखिए सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? ये सूर्य से सबसे निकटतम तारा है, इसकी जो दूरी है कितनी है? तो 4.24 जो है ना 4.24 प्रकाश वर्ष, 2.24 लाख प्रकाश वर्ष के आसपास इसकी दूरी है। ठीक है, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर यानी ऑर्बिट में लगभग कितने मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो 29.9 किलोमीटर सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर यानी ऑर्बिट पे जो है इस स्पीड से ये अपने चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे सौरमंडल का 99.86% जो है द्रव्यमान मास जो है वो सूर्य में निहित है, ये ध्यान रखें। हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान यानी मास सूर्य में निहित है। ठीक है, चलिए यानी सूर्य जो है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की परिभ्रमण यानी रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो होता है किसी ग्रह अपने अक्ष पर जब घूमता है तो उसको परिभ्रमण बोलते हैं यानी रोटेशन करते हैं, तथा सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है कोई भी ग्रह उसको परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन कहा जाता है। ध्यान रखिए इस बात को, रेवोल्यूशन और रोटेशन इसमें बच्चे परेशान रहते हैं। अब इसको और इजी तरीके से अगर मैं बताऊं तो कोई भी मान लो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे कोई चीज घूम रहा है तो इसको बोलेंगे रोटेशन। और ये पॉइंट को कोई चीज फॉलो कर रहा है, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है तो इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। दिन रात किस कारण होती है? तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण होती है दिन और रात। और मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि पृथ्वी का जो झुकाव है एक, ठीक है, उस कारण से भी दिन और रात और मौसम में बदलाव होता है। ठीक है, ग्रह प्लैनेट क्या है? वो अप्रकाशनीय पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसको हम ग्रह बोलते हैं या प्लैनेट बोलते हैं। यहाँ पे एक तरीके से आपने इसका ये पढ़ लिया, ठीक है, कि प्लैनेट क्या है, ग्रह क्या है। तो वो अप्रकाशहीन पिंड है, ये प्लैनेट जो है वो अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको हम प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी अर्थ किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य जो है, शुक्र और मंगल के बीच में जो है पृथ्वी है। ध्यान रखें, इसके राइट साइड में है मंगल और लेफ्ट साइड में है शुक्र। ठीक है, चलिए आकाश में कितने तारामंडल यानी कॉन्टेलेशंस हैं? 88 हैं। ठीक, आकाश में तारामंडल कितने हैं? तो 88 हैं। ध्यान रखें इस बात का। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यहाँ बात करना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर है शनि, तीसरा है अरुण, चौथा है वरुण और 5वें नंबर में हमारा अर्थ आता है। ठीक है, फिर छठे पे शुक्र आ जाता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है। अब यहाँ देखिए आकार एवं द्रव्यमान के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा ग्रह बुध है जो सबसे लास्ट में है। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, चलिए घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, घनत्व के हिसाब से बात हो रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी हो जाएगा सबसे पहले, फिर बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। ठीक है, शनि का घनत्व सबसे कम है एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, आंतरिक या पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, फिर से सुने, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सारे क्या हैं? तो ये आंतरिक या पार्थिव टेरेस्ट्रियल या अधिवासी ग्रह हैं। बहे या बृहस्पतिय जोवियन ग्रह ये कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। इनको बाह्य या बृहस्पतिय जोवीय ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से अवरोही क्रम में बात करें तो बुध हो जाएगा, फिर शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण। ठीक है, ध्यान रखें। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सुदूरतम यानी दूर का ग्रह कौन सा? वरुण हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रति परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो बुध हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूर्य के प्रति परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। ठीक है, तो बुध हो जाएगा, फिर शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। याद रखें। ठीक है,
चलिए, बुध का परिभ्रमण वेग सबसे कम है तथा वरुण का वेग सबसे ज्यादा है। ठीक है, परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो परिभ्रमण वेग के अनुसार जो है, देखिए, बृहस्पति हो जाएगा पहला, दूसरा शनि हो जाएगा, अरुण तीसरा, वरुण चौथा, पृथ्वी पांचवा, मंगल छठवां, सातवां बुध और आठवां शुक्र। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको देखते हैं। देखिए, पृथ्वी से, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा 15-20 मिनट का, बट इसको प्रॉपर ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो इस पे जो प्रमुख गैसें बृहस्पति और शनि पे जो पाई जाती हैं, हाइड्रोजन H2 है, हीलियम He है तथा मीथेन है जो CH4 है। ठीक है, हिरक विलय यानी डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर ये जो है हिरक विलय यानी डायमंड रिंग का दृश्य देखा जा सकता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने से सबसे अधिक संभावना होगी। ये चीज ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर 1/4 कम हो जाए, मान लो ये 100 है तो इसमें से 25 कम हो गया। ठीक है, 25 कम हो गया तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना हो जाएगी। ठीक है, मतलब 365 दिन का हमारा एक साल होता है तो वो घट के लगभग 300 दिन या 250 दिन का ही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट वो दो ग्रह, ठीक है, चलिए वो दो ग्रह जिनके उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है, कौन है? बुध और शुक्र है। ध्यान रखें, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, हेल-बॉब तथा हेली क्या है? तो ये पुच्छल तारा है यानी कॉमेट है। ठीक है, हेल-बॉब और हेली जो है पुच्छल तारा यानी कॉमेट है। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये भी शुक्र ही आ जाएगा। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। ध्यान रखें, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, ये पूछा गया बहुत बारी, इसमें कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत चमकीला होता है। शाम का तारा इवनिंग स्टार, ये भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, छल्ले वाला ग्रह किसको बोला जाता है यानी वलय युक्त ग्रह? तो ये शनि और अरुण को कहा जाता है। ठीक है, सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह वरुण है। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध है। ठीक है, यहाँ सबसे कम दिनों का वर्ष होता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। ठीक है, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। धूरी पर सर्वाधिक तीव्र भ्रमण करने वाला गति वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह है शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण गति अवधि वाला जो ग्रह है वो है शुक्र। और पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के समान अक्षीय ध्रुवीय झुकाव वाला भी मंगल ही है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह भी मंगल है। इसलिए मंगल को बहुत ही संभावना की दृष्टि से देखा जाता है कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना है तो मंगल पे है। इसलिए मंगल मिशन जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर खर्च भी किया जाता है और किया जा रहा है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो रहा है कि इस पर कोई जीवन की संभावना या नहीं है, काफ़ी खोजा जा रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूनतम गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वो कौन सा है? तो शुक्र और अरुण है। ठीक है, क्योंकि इसका रोटेशन जो है ऐसे नहीं, ये ऐसे है, उल्टा है। ठीक है, इसका रोटेशन स्पीड उल्टा है, इस वजह से ये जो है यहाँ पे जो है सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीवन युक्त होने के कारण, ठीक है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह, ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित है? तो ये सिलिकेट का ये बना हुआ है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाती है, दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? तो ब्लू मून उसको हम कहते हैं। अगर एक मंथ में अगर 2 पूर्णिमा हो जाएंगी तो सेकेंड जो पूर्णिमा होगा पहले पूर्णिमा के बाद उस महीने में, उसको हम लोग ब्लू मून बोलेंगे। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, उपग्रह है? तो वो शनि का है। ठीक है, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। अरुण यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 84 वर्ष लग जाता है। ठीक है, शनि यानी सैटर्न सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है।
ठीक है। सैटर्न जो है यानी शनि जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय ये लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो सूर्य का जुड़वा तारा जो है ना, नेमेसिस इसे कहते हैं, सूर्य का जुड़वा तारा। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? तो ये जो कथन है ये किस ग्रह से रिलेटेड है? तो ये मंगल ग्रह से रिलेटेड है, ठीक है, यानी मार्स से। 1610 ईस्वी में बृहस्पति यानी जुपिटर के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। 1610 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ठीक है। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय हैं, रिंग होते हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। ये चारों ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर रिंग्स हैं, वलय हैं। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड कौन सा है? तो सेरस है। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड की बात हो रही है, सेरस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है, ठीक है। चलिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इस वजह से। याद रखें इसे। सूर्य के प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर का तापमान कितना होता है? तो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर का जो तापमान है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है यानी लूनर इक्लिप्स होता है। शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर है, ठीक है। शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विटी। फोर्ब्स एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल के हैं। फोबोस और डीमोस ये मंगल के उपग्रह हैं, ठीक है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों यानी आइस सीट्स और हिमसित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है क्योंकि ये बिल्कुल पृथ्वी से इसका हर एक चीज़ मिलता जुलता है, झुकाव से लेके रोटेशन से लेके हर एक चीज़, तो इस पे जीवन संभव है। इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। वर्ष 1984 में बी गार्डनियर, जोसेफ फारमेन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल की खोज की गई थी और जिसके बाद से हमारा जो है ना ये कहा जाने लगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो यही वो रीज़न है क्योंकि ओजोन में हमारे हो चुका है छिद्र, हम इंसानों की वजह से। चंद्रमा के धरातल पर व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण वहाँ पे वैसा वायुमंडल है ही नहीं, तो हमारी एक बात से हम जो बोलेंगे तो वो जो वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स होते हैं, वो दूसरे तक पहुँच ही नहीं पाएंगे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है पृथ्वी जैसा, इस वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। जब अर्धचंद्र यानी हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है कितना? 90 डिग्री होगा, ठीक है। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या रीजन है? तो उच्च घनत्व इसका रीजन है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है घटकर 1/6 भाग हो जाता है, ठीक है। जब किसी भी वस्तु को, मान लो पृथ्वी पर कोई जो है वस्तु, उसका भाग है 6 किलो, मान लो एज एग्जांपल, वो जब चंद्रमा में जाएगा तो उसका 1 किलो वजन रह जाएगा। ध्यान रखिए, यानी अगर कोई 100 किलो का आदमी है, चंद्रमा में जाएगा तो उसका 10 किलो रह जाएगा। 1/6 मतलब ये रेशियो है। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो भाई देख लेना आप लोग, बट यही रेशियो रहता है, ठीक है। चलिए, तारे के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो तारे के नष्ट होने के लिए जो आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है वो है कृष्ण विवर यानी कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी के प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, याद रखें। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? देखिए, साइरस और डॉग स्टार जो है सबसे चमकीला तारा में से एक है, साइरस और डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स कब होता है? तो सोलर इक्लिप्स होता है केवल अमावस्या को, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को, याद रखें। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र यानी एस्टेरिज्म कहलाता है। ये जो खगोलवेता है इन्होंने ये नाम दिया है। ब्रह्मांड से सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड से सबसे दूर स्थित तारा जो है इकारस है, ठीक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो वो है प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। पृथ्वी के प्रति घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के प्रति उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्सें नहीं है तो वो गिरेगा ही नहीं नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार और नॉर्थ स्टार किस
तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। तो ये सप्तऋषि तारामंडल यानी उड़सा मेजर और ग्रेट बियर जो है इसके रिलेशन को ये इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, याद रखें। उल्का यानी मेट्रियोर्ड्स, ठीक है, मेट्रियोर्ड को क्या कहते हैं? तो टूटा हुआ तारा, शूटिंग स्टार इसको कहा जाता है, उल्का पिंड को यानी मेट्रियोर्ड्स को, ठीक है। अब देखें यहाँ उपग्रह की संख्या है, ग्रह है और उपग्रहों की संख्या है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो एक है, चंद्रमा है खाली, ठीक है। मंगल के कितने हैं? तो 2 हैं। बृहस्पति के कितने हैं? 79 हैं। सबसे ज्यादा यहाँ बृहस्पति नहीं होगा, सबसे ज्यादा शनि के हैं 82, ठीक है। बृहस्पति के 79 और शनि ग्रह के 82। अरुण के कितने हैं? 27 और वरुण के 14। पृथ्वी के रिलेशन में बात की जाए तो सबसे कम है पृथ्वी का ही 1 उपग्रह है और मंगल के 2 हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है बिहार दरोगा, टारगेट बिहार दरोगा 2021 पीटी को लेके, उसमें जो महेश कुमार वर्णमाल बुक से 1 लाइनर बुक जो है उसमें से हमारा ये जो आज का चैप्टर था ये था ब्रह्मांड और सौरमंडल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये चैप्टर आपको काफ़ी पसंद आया है। वीडियो कैसा लगा, चैप्टर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सजेशंस हमें देते रहें ताकि हम और भी अच्छा और भी बेहतर आपके लिए कुछ करते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।